बात की भी खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के पास आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, मोहसिन शाहनवाज रांझा, तलाल चौधरी, अनूशा रहमान जैसे वकला भी मौजूद हैं। दानियाल चौधरी जैसे वकला भी मौजूद हैं। और मेरा आज पहला डायरेक्ट इंटरैक्शन है आपसे, लेकिन मैं आपको मेरी जान पहचान आपसे तब हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को दफ्तर से निकाला गया और उन पर झूठे मुकदमात कायम हुए, मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए, जमात पर झूठे मुकदमात कायम हुए और मैंने देखा कि हर पेशी पर आप लोग बड़ी तादाद में हर पेशी पर मौजूद होते थे। और मुझे ये भी याद है जब मुझे कोट लखपत जेल से लाया जाता था, गर्मी का मौसम था, आपके पसीने से अदालत के फर्श जो है वो पानी पानी हुए होते थे। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत मेहरबानी आपकी। और अभी मैं जब कन्वेंशन के अंदर आ रही थी तो मैंने एक प्लैक कार्ड देखा जो एक वकील ने उठाया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि ये मोहब्बत भरा ट्रक हमारी बहन मरियम नवाज के लिए। हमारे पास वो वाले ट्रक नहीं है जो फवाद चौधरी साहब के पास है। हमारे पास सिर्फ वो ट्रक तहरीके इंसाफ के पास है। हमारे पास तो आइन का ट्रक है, कानून का ट्रक है, वकला का ट्रक है, काले कोट वालों का ट्रक है। इस्माइल बाद में पाकिस्तान की, मेरे भाइयों, आप सबसे बेहतर ये बातें कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 40 साल पाकिस्तान के अंदर आमरीत रही है। आमरीत क्यों रही है पाकिस्तान में? किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। उसकी वजह है 4 डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में, 10-10 साल उन्होंने धौंस से, धांधली से, जोर से, ताकत से पूरे किए। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। और सितम ज़रीफ़ी इस बात की, सितम ज़रीफ़ी ये नहीं कि मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे। सितम ज़रीफ़ी इस बात की कि ताकत के आगे भी सर झुकाया, डिक्टेटर्स के आगे भी सर झुकाया। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। और सितम ज़रीफ़ी ये नहीं कि डिक्टेटर्स के आगे खड़े नहीं हुए, उनके आगे बंद नहीं बांधा। सितम ज़रीफ़ी ये कि उनको वैलिडेशन दी, उनको कहा डट के हुकूमत करे, कभी पीसी हो, कभी एलएफ हो। जब निकाला मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला, जब धमकाया मुंतखब वज़ीर आज़म को धमकाया। कल नवाज शरीफ साहब की बात सुनी थी ना, उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैसेज आया जज का कि ये मेरा काम कर दो वरना अडियाला जेल आपका इंतजार कर रही है। वकला से मैं कहती हूं, मुझे हाथ उठाकर बताएं, क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब किया अवाम के मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया। और
जब वो पीसीओ और एलएफओ के नीचे हल्फ ले रहे होते थे, उस वक्त मुंतखब वज़ीर आज़म को हथकड़ियां लगाकर उसके हाथ सीट से बांधकर जहाज में अदालतों में ले जाया जाता था। आपका जोर सिर्फ अवाम के, आपका एक सेकंड बेटा, आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आज़मों पे चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लक़ब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लक़ब मिला? तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को, आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका, मुंतखब वजीर आज़म का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। डिक्टेटर्स को जब भी निकाला, वुकला ने निकाला, अवाम ने निकाला। और आप सब लोग और आप सबसे सबसे बेहतर कौन जानता है? आप उस जिद्दोजहद में नवाज शरीफ और सियासी क़यादत के साथ शामिल रहे हैं। जब मुशर्रफ डिक्टेटर ने, अब वो अल्लाह ताला के पास चला गया है, तो वो मामला भी अल्लाह ताला के पास चला गया है। जब उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर, बाल खींचकर घसीटा था शाराए दस्तूर के ऊपर, और विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन 60 जजों को घर में भेज दिया। ना सिर्फ घर भेजा, बल्कि घरों में कैद कर दिया, घरों में मैसूर कर दिया। तो उस वक्त वो जजेस को छुड़ाने कौन आया था? उस वक्त प्लीज एक मिनट, प्लीज नारेबाजी बाद में, प्लीज बात के अंदर तसलसल नहीं रहेगा तो बात नहीं हो सकेगी। उस वक्त भी अदलिया को एक डिक्टेटर के जुल्म से बचाने के लिए नवाज शरीफ एक अवामी वजीर आजम सामने आया, अवाम का नुमाइंदा सामने आया, और वकला ने साथ दिया और अदलिया बहाल हुई, जजेस बहाल हुए, अदल बहाल हुआ। तो मैं और आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक जज ने जुर्रत की, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, सेठ वकार, उसने पाकिस्तान की तारीख में वाहिद जज था जिसका नाम तारीख में जिंदा रहेगा, आने वाली नस्लों में जिंदा रहेगा। उसने जुर्रत की और मुशर्रफ को, डिक्टेटर को सजा सुनाई। फिर क्या हुआ? फिर इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे वो अदालत जिसका जज सेठ वकार था, उस अदालत को लपेट दिया गया। उस अदालत को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। ये 1970 या 60 की बात नहीं करी, अभी चंद साल पहले की मैं बात कर रही हूं। और फिर जब ये, अभी वो भी बात करते हैं, जब ये अभी केस चल रहा था इलेक्शन का अदालत में, तो मैं टीवी देख रही थी, टिकर्स आ रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जज्बाती हो गए। मैं बड़े अदब से ये कहना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब एक मुंतखब वजीर आजम को, करोड़ों अवाम के मुंतखब वजीर आजम को एक एक्सपायर्ड इकामा रखने पर उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है।
आपको उस वक्त भी जज्बाती होना चाहिए था जब बाप का साथ देने पर, असूल का साथ देने पर, पाकिस्तान के आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए स्टैंड लेने पर लोगों की बहू बेटियों को उठाकर सजाए मौत की चक्कियों में फेंका जाता था। आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब राना सनाउल्लाह पर मंशियात का शर्मनाक केस बना, और ना सिर्फ केस बना, बल्कि जब इनका जमानत का केस था, जज सुन रहा था, जज उठ के अंदर गया, व्हाट्सएप पे कोई फैसला आया, वापस आए तो जज ही बदल गया। और जब पूरी मुस्लिम लीग नून को चुन चुन के, ये तलाल चौधरी आपके सामने यहां बैठा है, चुन चुन कर सच बात करने पर, हक बात करने पर, जमहूरियत की बात करने पर, आइन और कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया, या फिर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई, कहा गया तहरीके इंसाफ ज्वाइन करो या फिर पार्टी का टिकट छोड़ दो। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था जब 2018 में पूरी दुनिया के सामने आरटीएस बिठा के आवाम की जो राय थी उस पे शब खून मारा गया। नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। तब आप जज्बाती नहीं हुए? तब आप जज्बाती नहीं हुए जब मैं जेल में थी। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। मैं 5 महीने अडयाला में बेगुनाह कैद रही और 5 महीने में नैब में आई वॉज द फर्स्ट एवर वुमन टू बी नैब्स गेस्ट। और आप जानते हो कि मेरे पे वो मुकदमा जिसमें मुझे 60 दिन नैब में 57 डेज रखा, उसके बाद 3-4 महीने मुझे कोट लखपत जेल में रखा। आप जानते हो वो रेफरेंस आज तक फाइल नहीं हुआ। उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए? उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए जब आपके ब्रदर जजेस के ऊपर वो जज जिनको आइन और कानून पर चलने की पादाश में उनकी फैमिलीज को सड़कों पे रुलने के लिए छोड़ दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात कर रही हूं मैं ना उनको जानती हूं ना उनकी वाइफ को जानती हूं, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि क्योंकि वो एक हक और कानून पर चलने वाला जज था, कानून पे, आइन पे चलने वाला जज था, वो इनके रास्ते की रुकावट था, वो इमरान खान के रास्ते की रुकावट था। मैं ये आज हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद ऑपोजिशन की गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की थी। बात यह कि आप क्वालिटी ऑफ जजेस देख लें, यहीं से आपको पूरा मुकदमा समझ आ जाएगा। जो 3-4 जजेस इमरान खान के साथ खड़े और वो बाकी अक्सरियत जो आइन के साथ और कानून के साथ खड़ी, आप उनकी क्वालिटी देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा हक पे कौन है और गलत बात कौन कर रहा है। और फिर अभी सहूलतकारी की बात करते हैं, और फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जिन्होंने जनरल फैज के हाथों यरगमाल बनने से साफ इनकार कर दिया। वो शॉर्ट चीफ जस्टिस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन शाबाश है कानून के ऐसे मुहाफिज के ऊपर जिसने उस वक्त के DGISI को के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। उसने कहा नाइंसाफी नहीं करूंगा। वो रिटायर हो गए और अभी तक उनका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लटका हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था। और चीफ जस्टिस साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने ताना दिया जब पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर आइन और कानून की बात कर रहे थे, तो आपने ताना दिया कि कल तक जो जेलों में थे आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि वो जेलों में इसलिए थे,
वो जेलों में इसलिए थे क्योंकि आपका निजाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में था। वो जेलों में इसलिए थे कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। मैं चीफ जस्टिस से ये कहना चाहती हूं कि आप जानते हैं, आप समझते हैं इस बात को कि किसी आइडियोलॉजी के लिए, किसी नजरिए के लिए, किसी असूल के लिए जेल जाना कितने बड़े फख्र की बात है। मैं 2 दफा सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आई, एक दिन मैं नहीं रोई, एक दिन मैं नहीं पछताई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक असूल है, मेरा एक नजरिया है, मेरा एक कॉज है, मेरा एक मिशन है उसके लिए। और हक का रास्ता, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जिनके कोई असूल नहीं होते, जिनके कोई नजरिए नहीं होते, जिनका कोई असूली मुवक्कफ नहीं होता, जिनका कोई मिशन नहीं होता, जिनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता, वो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। और आप ये देखें कि आपने ताना तो दे दिया शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को कि कल जेल में थे, आज तकरीरें कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं, जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो वो काला डब्बा पहन के मुंह पर निकलते हैं। वो जैसे और आप यकीन करो कि मैं एक सियासतदान हूं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि मैं एक ऐसा लीडर, जो अपने आप को लीडर कहता है, जब वो निकलता है घर से तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है, वहां से उतरकर मुंह पे काला डब्बा पहन लेता है। मेरे बच्चे कार्टून्स देखते थे, वो स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स वाला। और ये सही कहा कि वो आप मोटरसाइकिल्स पे देखते हैं ना, उन मेहनती लोगों को जो अपनी रोजी कमाते हैं, वो पिज्जा डिलीवरी वाले, वो जो पिंक कलर का डब्बा होता है, ये काले रंग का डब्बा अपने मुंह पे पहन लेता है। और चीफ जस्टिस साहब, आपको ये भी कहना चाहिए था कि जो जेलें भुगत के आए हैं उन्होंने झूठे मुकदमे भी भुगते और आपकी नाक के नीचे भुगते, और ये जानते हुए भी कि मुकदमे झूठे हैं, मुकदमे सियासी हैं, मुकदमे जो है वो इंतकाम पर मबनी है, क्योंकि सियासत में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, हमेशा फाउल प्ले करते हैं। हमने वो जानते हुए भी वो मुकदमे भुगते। हमारी 200 से जायद पेशियां हैं, 150 से जायद पेशियां तो मैंने अपने बाप का हाथ पकड़कर मैं पेश हुई हूं अदालतों में। और कौन सी अदालत है जिसमें मुस्लिम लीग नून नहीं रुलती रही, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हो, चाहे वो नैब कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हो। दुनिया की कोई अदालत नहीं है जिसमें मुस्लिम लीग नून का चक्कर आपने नहीं लगवाए, फिर भी गलत सजाएं भी काटी, लेकिन कानून के सामने पेश होकर एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। ये वही करते हैं, आपसे सब बेहतर जानते हैं आप लोग, ये वही करते हैं जिनका दामन साफ होता है। जिनका दामन साफ नहीं होता ना, वो कहते हैं, कल मैं देख रही थी नैब ने जब बुलाया पिंकी पीरनी को,
तो उन्होंने आगे से कहा कि वो कोई ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? सरीना ईसा साहिबा कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? जब बात आती है, जब ये साइफर का ड्रामा किया इसने झूठा, तो वो देखा ऑडियो में, वो पीरनी साहिबा कह रही हैं कि अरसलान बेटा सबको गद्दारी में छुपा दो और गद्दारी से लिंक कर दो। और बात ये कि जब हीरे की अंगूठियां 5-5 कैरेट की अंगूठियों का हिसाब मांगो, जब तोशाखाना की चोरियों और डाकुओं का हिसाब मांगो, तो वो खातूने खाना बन जाती है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं। जब आप पे कोई झूठा इल्जाम लगता है, आपका पहला इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन ये होता है कि कर लो मेरा हिसाब, कर लो मेरी अगली पिछली नस्लों का हिसाब। हमें कहा जाता था कि अगर जुर्म नहीं किया तो तलाशी क्यों नहीं देते? तो हमने तो तलाशी दी, 5 साल 6 साल तलाशियां देते आए, निकला फिर भी एक इकामा। अब ये जरा बात उधर भी अप्लाई करो ना, जो जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। उसकी वजह है क्योंकि वहां पर इकामा का केस नहीं है, वहां बेटे से तनख्वाह ला लेने का केस नहीं है, वहां बाप के साथ खड़े होकर स्टांस लेने का केस नहीं है, वहां सारे केसेस असल है। टिरियन वाइट जो बच्ची अपनी है उसको डिक्लेयर नहीं किया, पूरी कौम से झूठ बोला और बार बार इलेक्शंस लड़े, वो फॉर्म्स फिल किए और उस औलाद को डिक्लेयर नहीं किया, कौम से बेडिटाई से झूठ बोला और कई साल से बोलता आ रहा है। और आज उसको पता है कि कोर्ट में पेश हो गया तो ना निगल सकता है ना उगल सकता है। तुम्हारी जाती जिंदगी से मुझे कोई सरोकार नहीं, तुम अपनी जाती जिंदगी में जो भी करते हो मैं उस पर बात नहीं करती, लेकिन ये झूठ तुमने जाती जिंदगी में नहीं बोला, ये झूठ तुमने कौम से बोला है। इसका तो हिसाब होगा। अगर एक वजीर आजम को इकामा पे निकाला जा सकता है तो दूसरे वजीर आजम को या अगले जो एस्पिरेंट है उसको इतना बड़ा झूठ कौम से बोलने पर निकाला नहीं जाएगा। और फिर तोशाखाना का केस, लोगों को बाकी सब ने 75 साल में तोशाखाना के तोहफे कानून के मुताबिक खरीदे। ये पहला वजीर आजम है जिसने, ना सिर्फ उसने बल्कि उसकी घरवाली ने भी तोशाखाना के तोहफे जो है वो चोरी किए। और ना सिर्फ एक मिनट ना सिर्फ तोशाखाना के तोहफे चोरी किए बल्कि सऊदी अरबिया ने जो खाना काबा वाली घड़ी दी थी उसको जाके दुबई में बेच दिया और उसका पैसा प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रखकर फराग होगी पाकिस्तान लेकर आई। वो पैसा कहां गया कोई नहीं जानता। और उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस पे आ जाओ। आप सब जानते हो ईसीपी ने जो फैसला दिया उसका हर जो सफा है वो एविडेंस से, इररिफ्यूटेबल एविडेंस से भरा पड़ा है। तो अब पता चला है कि ये चारपाई के नीचे से क्यों नहीं निकलता। वरना अगर झूठे मुकदमे थे तो 2 दिन की बात है। ये तो अभी सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं, अगर झूठे मुकदमे थे ना तो ये अदलिया 2 दिन में उड़ा के रख देती, कहती झूठे मुकदमे जाओ इमरान खान साहब आप बरी हो। बात ये है कि तुम भी जानते हो कि तुमने जुर्म किया है और तुम्हारे सहूलतकार भी जानते हैं कि तुमने जुर्म किया है। तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। और एक नया हमने तरीका देखा, चुटकी बजाओ और जमानत लो। एक ही झटके में 12 केसेस में जमानतें। और मुझे वो वक्त याद है कि 4 महीने की जेल के बाद, 6 महीने की जेल के बाद, साल की जेल के बाद, 2 साल की जेल के बाद हमारा बेंच बनता था और उम्मीद जागती थी कि शायद आज बेल मिल जाए। और रात को खबर जेल के सेल में ये मिलती थी कि बेंच टूट गया 3 हफ्ते के लिए। और आप देखो कि अल्लाह ताला का कितना फजल है। मैं हमेशा वो शेर पढ़ती हूँ, जिस हद से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैं जब और देखें मुझे फख्र है नवाज शरीफ पर, मुझे फख्र है अपनी मुस्लिम लीग नून पर। ये राना सनाउल्लाह यहाँ पर खड़े हैं, झूठा केस काट के आए हैं।
मिनट, राना सनाउल्लाह साहब को कहा गया कि इनकी वाइफ ने शायद इनको पूछा कि इतना गर्मी का मौसम है तो आपने मौजे क्यों पहने हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि वो जमीन पे सुलाते हैं, वो चूंटियां इतनी होती हैं, वो कभी कान में चली जाती हैं, कभी जिस्म पे काट लेती हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि 2-2 साल की जेल के बाद, 6-6 माह की जेल के बाद, झूठे मुकदमों में इंतकाम भुगतने के बाद, सियासी इंतकाम भुगतने के बाद जब बाहर आते थे तो हंसते हुए बाहर आते थे। ये इनको 2-2 घंटे में जमानतें मिल रही हैं, लेकिन एक दूसरे के गले लग लग के रो रहे हैं। टीवी प्रोग्राम्स पे रो रहे हैं। तुम तो और एक मिनट और आप ये देखो कि वैसे जब ऑपोजिशन पे या हुकूमत पे अटैक्स करने होते हैं तब इनकी आवाज सुना करो, जब कोर्ट में पेश होना है तो व्हीलचेयर से नीचे उतरते। और मैं 5 साल बीमार रही, 5 साल, मगर मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे प्लीज जेल से बाहर निकालो या मुझे जमानत दो। ये आजम तारड़ साहब गवाह हैं, ये आपको गवाही देंगे जब इन्होंने कहा कि खातून के साथ आपको खातून होने के नाते जो एज है, जो आपको कानून देता है, आपको उस बेस पे जो है वो जमानत मिल सकती है। सामने बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि कभी नहीं, मुझे आपने कभी खातून कार्ड खेलना मेरे लिए। और आज भी मुझे डराते हैं कि तुम सीधी बात करती हो, वो हजम नहीं होती लोगों को, तो तुम्हारे पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो मैं कहती हूं कि कंटेम्प्ट लगती है तो लगा दो। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और बस और मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं तो तब नाअहल हो गई थी जब मैंने अभी कभी किसी लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, और 5 साल में नाअहल रही, 6 साल में नाअहल रही। तो नाअहली से उसको डराते हो जो 6 साल झूठी नाअहली भुगत के आई है, जेल काट के आई है। नाअहली से मत डराओ हमें, तुम्हें शायद ना वो मुंह पे काला डब्बा डाल के घूमने वाले बुज़दिलों की आदत हो गई है। और फिर जब कोर्ट बुलाती है तो कौन सा बहाना है जो ये जमात नहीं करती? कोई ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है, कोई हॉस्पिटल के बेड पे जाके लेट जाता है, कोई टांग पे प्लास्टर लगा लेता है, और कोई एम्बुलेंस में बैठ के हू हू करता हुआ आता है। मैं तो हैरान हूं। और याद करो वो दिन जब नवाज शरीफ साहब को जेल में हार्ट अटैक हुआ था, नैब की कस्टडी में उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप किए थे। किसी ने पब्लिक में कभी उसको रोते हुए देखा? उनकी जान लेने की कोशिश की गई। आपको अभी भी वो जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो है ना, वो जो कह रहा था मरियम को ठोको, जो और तहरीके इंसाफ के वो वकील ख्वाजा तारिक रहीम को कह रहे हैं कि जब मरियम के खिलाफ कोई धमाका करो तो मुझे पहले बता देना। जो रिटायर होके ये कर रहे हैं, सोचो जब वो अपनी कुर्सियों पे बैठे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे। हम तो वो वाला इंतकाम और वो वाला भुगत। मज़ीद वाक़यात और ख़बरों के लिए आई पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करें।